ओएसडी राज नेहरू जी, इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप लोगों से मिलने के लिए आए, और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, आप भी इस प्रोग्राम में सब आए। साथियों, 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उस समय देश में एक हालात ऐसे थे कि लोग कहते थे, राजनेता भी कहते थे, लोग भी कहते थे कि भाई देश की 80% आबादी गांवों में रहती है, 20% लोग कुल शहरों में रहा करते, और पेट भरने का भी अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। कभी ऑस्ट्रेलिया से खाने का अनाज आता था, कभी अमेरिका से आता था। मतलब ये कि दूसरे देशों पे हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरे के देशों पर निर्भर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हरित क्रांति भी इस देश में आई, और हमारे किसानों ने इतना उपज पैदा की कि भाई वो देश में अपना पेट भी लोगों का भरने लगे, और बाहर के जो हमसे गरीब मुल्क थे उनमें सप्लाई भी अनाज की करने लगे। लेकिन समय बदला, और अब जरूरत है किसानों की नहीं, अब जरूरत है उद्योगों के पनपने की। साथियों, दुनिया के इतिहास में जब देखते हैं हम, तो कोई भी देश एग्रीकल्चर के नाम पे दुनिया में विकसित राष्ट्र नहीं कहला पाया। यदि हमें विकसित राष्ट्र में और मोदी जी के सपने को पूरा करना है, तो 2047 का सपना आप लोगों के द्वारा पूरा हो सकता है। आज अमेरिका दुनिया पे राज करता है, और मैं नहीं मानता कि वो कृषि के क्षेत्र में तरक्की करके दुनिया पे राज करता है। वो बड़े बड़े हथियार बनाता है, टेक्नोलॉजी तैयार करता है, और दुनिया पर राज करता है। यदि आप लोग इस देश में, मुल्क में उद्योगपति यदि अच्छे उद्योगों में अच्छे नए नए चीज आप बनाएंगे, तो मेरा मानना है कि भारत को विकसित होने में 2047 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी भारत विकसित राष्ट्र में सम्मिलित होगा। लेकिन ये सब लोग आप लोगों की बनिस्बत हो सकता है। आप लोग जब कोशिश करेंगे कि हमने नए नए प्रोडक्ट पैदा करने हैं, कम कीमत पे पैदा करने हैं, और हरियाणा सरकार ने बहुत सी, और देश सरकार की मैं बात नहीं करता, हरियाणा सरकार ने बहुत सी नई नई पॉलिसियां बनाई है 9, 10 साल, 11 सालों में, और बहुत सी नई पॉलिसियां इस साल के आखिर तक आप लोगों की सहूलियत के अनुसार आप लोगों से चर्चा होकर हम डिक्लेयर करने वाले हैं। अभी हमारा बजट पिछले साल तकरीबन 800 कुछ करोड़ रुपए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की सोच रहे इन्होंने 126% बजट बढ़ाया और 1800 कुछ करोड़ रुपए किया, सिर्फ उद्योगों के लिए। रियाज से पहले नहीं सोचा गया था कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये सपना है कि भाई उद्योग और नए नए लोग आए और उद्योग हरियाणा में पनपे। मैं जहां आप लोग बैठे हैं, मैं इस गुड़गांव में मेरा जन्म हुआ। साथियों, ये गुड़गांव एक छोटा सा शहर था, इसको छावनी कहते थे। जब मैं छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो इसको छावनी कहते थे, गुड़गांव कोई नहीं कहता था। हमारे पिताजी यहाँ मिनिस्टर थे। 73 सेक्टर 71 में बहरामपुर 2 घरों का गांव। पिताजी गुड़गांव रहते थे, माताजी फार्म पे रहती थी, मैं नैनीताल पढ़ता था। छुट्टी में आते, 3 महीने सर्दी छुट्टी होती, तो फार्म से जब गुड़गांव आया करते तो माँ से कह के आए थे, माँ हम छावनी जा रहे हैं। गुड़गांव नहीं बोलते थे इसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 75-77 में मारुति कंपनी आई, और रियल एस्टेट में डीएलएफ कंपनी आई। साहब, इन 2 कंपनियों ने, आज तो हजारों कंपनियां रियल एस्टेट में, और उद्योग जगत में भी बहुत बड़े हीरो आ गई, होंडा आ गई, कहीं मिंडा साहब आ गए, और सैकड़ों आदमी आ गए। लेकिन इन 2 कंपनियों ने उस छावनी से गुड़गांव, और गुड़गांव से मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी, और अब तो सरकार ने भी नाम इसका गुरुग्राम कर दिया। ये उद्योग नहीं आते तो ये गुड़गांव गुरुग्राम नहीं बन पाता, ये छावनी ही रह जाता। इसलिए आप लोगों की नैतिक जिम्मेवारी कि आप लोग इस गुड़गांव को बढ़ाओ। सरकार का भी पूरा दायित्व है कि सरकार आपको वो हर सुविधा दे। हम कह देते हैं, भाषण देते हैं कि हर उद्योगपति को एक छत के नीचे हम सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं उद्योग मंत्री के नाते आपसे कह सकता हूं कि उसमें भी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, लेकिन नायब सैनी जी के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक ही छत के नीचे आपको सारी सेवाएं मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, कोई भी सीएलयू चाहिए, कोई भी एनओसी चाहिए। एक उद्योग लगाने में बहुत सी एनओसी की जरूरत पड़ती है। एक उद्योगपति आता है
और एनओसी के लिए चक्कर लगाता रहता है डिपार्टमेंट में। ये हमारी जिम्मेवारी होगी उद्योग इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उद्योग डिपार्टमेंट में आए, एप्लीकेशन दीजिए, हम एक टाइम बाउंड कर देंगे कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी मिल गई, आप जाइए, हमारी जिम्मेवारी है। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अब तक तो कागजों में, लेकिन हकीकत में हम बदलने जा रहे हैं। नायब सैनी जी का एक सपना है कि हरियाणा आने वाले सालों में जो देश विकसित राष्ट्र हो, उस 2047 में हरियाणा अग्रणीय भूमिका निभाए। आज हम एटीएल की फैक्ट्री, जिसका माननीय असवनी वैष्णव जी उद्घाटन करके आए। साथियों, वो बैटरी बनाते हैं जो मोबाइल में लगती है। हिंदुस्तान में तकरीबन कहते हैं कि 50 करोड़ मोबाइल बिकते हैं। 50 करोड़ में से 20 करोड़ बैटरी अकेला, 40% बैटरी अकेला एटीएल बनाएगा, जो सोना में फैक्ट्री अब तैयार हुई है। आज हम उसका उद्घाटन करने आए। हरियाणा तरक्की के रास्ते पे, हरियाणा में बहुत से उद्योग आना चाहते हैं। हरियाणा दिल्ली के नजदीक है। हरियाणा की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से, और कहीं बॉम्बे एक्सप्रेस वे, कहीं NH48, और हरियाणा के चारों तरफ कम से कम 22 नेशनल हाईवेज हैं। तो आपको पूरे हरियाणा में कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं। सिर्फ दिक्कत एक बात की आती है कि हमारे हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, जमीन थोड़ी सी महंगी है। बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं उद्योग मंत्री के नाम पे आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सहूलियत आप लोगों को चाहिए, एक जमीन की कीमत को छोड़ के बाकी सब सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी का। दिव्य सज्जनों, आज के इस आयोजन में बहुत आत्मीय भाव से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप सबके साथ संवाद किया और बहुत सारी उसमें से चीजें भी निकल कर आई। अब ये समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप सबकी तरफ से मैं निवेदन करूं कि वे अपने उद्गार, अपना मार्गदर्शन और अपना शुभ संदेश इस अवसर पर हम सबको दें, और आपकी तालियों के साथ हम उन्हें इनवाइट करेंगे इस मौके पर। यह हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है उनके संबोधन के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त करने का। आज ऐसा वर्ग हमारे सामने बैठा है जो मैं सोच रहा था जब मंच पर बैठा था कि अगर व्यक्ति कोई नीचे है, उसकी बाजू पकड़ करके ऊपर करने वाला वर्ग, और एक नीचे जो स्टार्ट होने वाला व्यक्ति, वो दोनों इस प्रकार का यहाँ तालमेल में हम सब बैठे हैं। नीचे से हमने अपने बराबर उसको करना है। अभी बीच में एक हमारा स्टार्टअप बोल रहा था और बात रख रहा था कि छोटे छोटे चीज़ बड़े हो जाते हैं। जो छोटी स्टार्टअप है, हमने स्टार्टअप की भी कहानी सुनी है। उस स्टार्टअप का संरक्षण करना, उसका रक्षण करना, वो व्यक्तित्व भी हमारे बीच में बैठा है। हमने भी उसको कभी न कभी स्टार्टअप के रूप में शुरू किया है, कहीं से शुरू किया। हमारे परिवार में से किसी ने शुरू किया, हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने उसकी एक शुरुआत की है। आज वो बड़ा होकर के एक वट का वृक्ष बना है। और अभी इसी बात को हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर जी भी बात कर रहे थे कि ये गुरुग्राम एक छावनी था और यहाँ एक इंडस्ट्री लगी, उससे ये धीरे धीरे प्रगति करता हुआ आज गुरुग्राम बन गया। ये आप सबकी मेहनत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और वेंचर कैपिटल्स के साथ आज जो संवाद हुआ है, कई
व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, पटौदी के हमारे विधायिका विमला चौधरी जी और सोहना से हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अमित अग्रवाल जी, एमडी HSIDC यश गर्ग जी, सुनील जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि मेरा भी मन था कि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की जाए और आज यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व हमारे बैठे हैं। आप एक संस्था के रूप में यहाँ बैठे हैं और आपके साथ हमारे स्टार्टअप भी बैठे हैं। आपके साथ जो स्टार्टअप ने काम शुरू किया, यूनिकॉर्न के रूप में तब्दील किया, वो भी आपके बीच में बैठे हैं। नए स्टार्टअप्स भी बैठे हैं। ये सभी का संगम कि हमारे जो ऐसे युवा साथी जो कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की उनमें जिज्ञासा है, लालसा है, हम कैसे आगे बढ़ें। मैं ये मानता हूं कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कार्य बड़ा भी नहीं है। व्यक्ति ने अगर ठान लिया तो बड़े से बड़े काम को भी छोटा कर देता है और अगर उसने सोच लिया भी होना नहीं है भाई, फिर छोटे से छोटा काम भी बड़ा हो जाएगा वो भी नहीं होगा। ये व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की सोच, उसके ऊपर निर्भर करता है। सरकार समय समय के ऊपर लाभ देती है। अभी इसका एक जिक्र भी किया गया क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश ये एग्रीकल्चर स्टेट, देश के खाद्यान्न में अनाज का एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। एग्रीकल्चर के नाम से हरियाणा प्रसिद्ध जाना जाता है, परंतु धीरे धीरे जब 1 नवंबर 1966 से हरियाणा अपने अस्तित्व में आया और धीरे धीरे करके इसकी पहचान एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी होने लगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अपने इस मात्र 54-55 वर्ष के ही कार्यकाल के अंदर हरियाणा जीएसटी के अंदर भारत के 5वें स्थान के ऊपर है। 5वें स्थान के ऊपर इतनी गति से हरियाणा आगे बढ़ा है और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आज हमारे सामने यहां पर जो लोग बैठे हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, आप सबको ये बड़ा इसका श्रेय जाता है कि आपके कारण ये हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। कल ही जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, आदरणीय मोदी जी जो सोचते हैं कि हमारा भारत ये दुनिया का सबसे
ये प्रगतिशील भारत हो, विकसित भारत हो। उनकी ये सोच है। और पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर हम आदरणीय मोदी जी के उन कार्यों के ऊपर नजर डालेंगे तो ये भारत हमें गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जगह नहीं। आप बारीक से बारीक जगह भी नजर डालेंगे तो मेरा भारत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, बारीक से बारीक जगह पर भी। आज रोड की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, कल्पना से परे की बातें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी कुछ रोज पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट दिल्ली से सोनीपत जाने के लिए रास्ते का उद्घाटन किया कि दिल्ली एयरपोर्ट से सोनीपत जाने में मात्र 30 मिनट का समय लगता हो। किस गति से भारत बदल रहा है। आप यहां से अगर चलेंगे, गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट से चलेंगे तो बम्बे का समय कितना कम हुआ है बाई रोड अगर आप जाएंगे। ये बदलता भारत है। नहीं तो हमें रोड से अगर सामान भी लेकर के मंगवाना था, अपना कच्चा माल लेकर के आना होता था, तो गाड़ी से हमें लगभग आज से 11.5 वर्ष पहले 50 घंटे इंतजार करना पड़ता था, गाड़ी चलती रहती थी। कितना खर्चा था, कितना समय बर्बाद होता था। आज 11 वर्षों के बाद आपकी अगर बम्बे की दिल्ली की कनेक्टिविटी भी है बाई रोड की, तो मात्र 14-15 घंटे के अंदर आप आ जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर पिछले 11 वर्षों के अंदर आया है। और आज मुझे खुशी है कि कल जब जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और वो निर्णय गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार आए उसको लेकर के लिए गए। आज इस बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सोचते हैं कि टैक्स कम हो और टैक्स का लाभ एक ऐसे वर्ग को जिसको आवश्यकता है, जिसके लिए काम करते हैं कि उसके जीवन में सुधार आना चाहिए, उसको लेकर के इन टैक्सों के अंदर कल रिबेट दी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी चर्चा की और मात्र महीना भी पूरा नहीं हुआ, उसी बीच में ही जो फर्स्ट नवरात्रा होगा उससे लागू हो जाएगा, देश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसकी जो स्लैब थी 5%, 18%, उस रेट स्ट्रक्चर का रेशनलाइजेशन किया गया और बहुत सारे ऐसी आइटम्स जिनको जीएसटी से ही बाहर कर दिया, जीरो कर दिया उसको। एक आम व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बड़ा सुधार अगर करने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। आम नागरिक द्वारा जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं उन के दामों को कम करना, उसके जीवन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर किया है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का सरलीकरण किया है कि इससे
लोग भी ईमानदारी की तरफ बढ़े, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। आम नागरिक के लिए जो सेस लगता था उस सेस को भी समाप्त किया है। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के, क्योंकि कल मैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में था और देर रात तक चलती रही, उसके ऊपर ये भी विचार था कि ये 2 दिन चलेगी, परंतु देर रात तक चली। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, वो बाहर तो कुछ और बोलते हैं परंतु अंदर कुछ और बोलते हैं। लंबा संघर्ष चला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का। उन्होंने कहा कि ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और ये राजनीति से ऊपर है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर इसके अंदर कोई निर्णय होता है तो वो सर्वसम्मत निर्णय होता है, सभी लोग एक आवाज के अंदर बोलते हैं। परंतु वहां पर मैं भी देख करके हैरान हुआ कि कुछ लोगों के चेहरे बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, उन शब्दों को कल पूरा करने का काम, एक बहुत बड़ी राहत आम जन को देने का काम, कल जो जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है उसके अंदर आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये इसके लिए मुझे बड़ी खुशी भी है, जिसमें हमारे चाहे खाद्य पदार्थ हैं, मैंने जिसका जिक्र किया है आपके सामने, एक बड़ा लाभ, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है और हम सबको मालूम भी है कि देश के अन्न खाद्य के अंदर हरियाणा का एक बहुत बड़ा स्थान है जो उसके अंदर देता है। और कल जीएसटी की काउंसिल की जो बैठक हुई है उस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ा लाभ मेरे देश के किसानों को उसके अंदर मिला है। बहुत सारी चीजें वो जीएसटी के अंदर कुछ को 5% पे किया गया है और कुछ को मुक्त भी किया गया है, उनका बड़ा लाभ उसके अंदर दिया गया है। चाहे वो हमारे कृषि उपकरण हैं, मशीनरी, उर्वरक, इनपुट्स, और चाहे नवीकरणीय ऊर्जा जो सोलर ऊर्जा की बात है उसको भी 5% में किया गया है, और चाहे हमारा टेक्सटाइल उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, उसको भी सामान्य उपयोग की वस्तुओं की दरों को वो सरलीकरण उसका किया गया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये निर्णय किए गए हैं, इससे महंगाई के ऊपर भी नियंत्रण लगेगा और आम आदमी को, आम व्यक्ति को, आम जन को भोजन भी उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। उसके ऊपर भी जो जीएसटी था उसको जीरो करने का काम किया है। हमारे दूध के जो उत्पादक हैं उनको कुछ को जीएसटी से बाहर किया गया है, कुछ के ऊपर जीएसटी को कम किया गया है, उसको 5% के दायरे में किया गया है। पहले चाहे घी, मक्खन या ड्राई फ्रूट्स थे उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगता था, जिसको अब कम करके उसको 5% के दायरे में करने का काम किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, ताकि आम व्यक्ति का जीवन सरल और सुगम हो। मुझे खुशी है हमारे जो कृषि के संबंधित स्प्रिंकल इरिगेशन हो,
या जुताई के लिए मशीनरी जीएसटी या ट्रैक्टर के ऊपर भी इस जीएसटी को कम करने का काम, ये कल जीएसटी की बैठक में बहुत सारे निर्णय उसके अंदर लिए गए हैं, जिसका लाभ वो हमारे देश के आम नागरिक को, आम व्यक्ति को उसका मिलेगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। सभी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे स्टार्टअप्स बैठे हैं, हमारे यूनिकॉर्न्स बैठे हैं और हमारे जो वेंचर कैपिटल के लोग हैं आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको भी इसकी बहुत बहुत बधाई और आप सबको साधुवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज जब आप लोगों के बीच में मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे आपसे जो विचार साझा किए हैं वो विचार प्रेरणादायक हैं। आप लोगों ने जो चर्चा की है, हमारे स्टार्टअप्स ने की है, उससे प्रेरणा मिलती है। दूसरे को भी विचारों को सुनकर के, हमारी बिटिया अभी बता रही थी, एक जब मैं पूछ रहा था कि आपने कितनी कैपिटल से आपने ये शुरू किया है, तो उसने कहा 0 बजट से मैंने शुरू किया है, कोई पैसा नहीं लगाया। आपके सामने विचार उसने रखे हैं क्योंकि उसकी मेहनत है और मेहनत से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रेरणादायी है। यह संवाद साहसी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हरियाणा को ये दर्शाता है कि हमारे युवा कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को अभी कुछ रोज पहले विकसित बनाने का आह्वान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ऐसे महान शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, कि हम अपने हरियाणा को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा का जो लक्ष्य है विकसित हरियाणा का, मैं सभी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा के ऊपर आदरणीय मोदी जी के उस कंधे के साथ मिलाकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान मैं करता हूं कि हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का हम काम करें। हमारा विजन हमारे हरियाणा को संतुलित विकास का एक आदर्श और राज्य बनाने का, जहां हर क्षेत्र का योगदान और हर नागरिक को उसका लाभ मिले, हमने उस दिशा में आगे बढ़ना है। हम बुनियादी ढांचे, औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट शहरों और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन में निवेश करना। हमारे युवा नवोन्मेषी और नवाचारी हैं, उनके पास नए नए आइडिया हैं और आइडिया से ही वो स्टार्टअप्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि जब मैं ये बजट हमने पेश करना था, बजट पूर्व हमने कुछ संवाद रखे थे, अलग अलग क्षेत्रों में हमने सुझाव लिए गए थे। गुरुग्राम के अंदर भी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से सुझाव लिए थे आकर के, और मैंने स्टार्टअप्स को भी बुलाया था, उनसे भी चर्चा की थी। स्टार्टअप्स के भी हमारे पास सुझाव आए थे और आप सबके जितने सुझाव हमारे पास आए थे, हमने कोशिश की है कि उन सभी महत्वपूर्ण सुझावों को हम अपने बजट में शामिल कर सके और हमने शामिल किया है। आप लोगों ने जब मेरा बजट ये भाषण हुआ तो उसके अंदर आप लोगों ने उस बात की चर्चा भी की है। मुझे भी फोन आए हैं कि आपने जो हमें सुझाव दिए थे उन सुझावों को आपने इसमें शामिल किया है।
हमारा ये मानना है कि ये बजट आप लोगों के द्वारा ये खड़ा होता है और आप लोगों के अनुरूप, इस प्रदेश की जनता के अनुरूप ये बजट ये खर्च हो, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारे एक भाई अभी इसी बीच में बोल रहे थे कि अगर ये इसी गति से आगे देश बढ़ता रहा तो ये 2047 से पहले ही ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा और इस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा विकसित हरियाणा ये मजबूती से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के प्रयासों से एक छोटा सा प्रदेश जिसका क्षेत्रफल भी छोटा है, जिसकी आबादी भी छोटी है, आज वो देश के बड़े स्टेटों के अंदर 5वें स्थान के ऊपर जीएसटी के अंदर हरियाणा आता है, उसका नाम गिना जाता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं जो हमारे राज्य स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हरियाणा आज 7वें स्थान के ऊपर है, ये आप सबकी मेहनत भी है, आप सबकी ये प्रेरणा भी है। प्रदेश में अब तक 9100 मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। हर जिले में हमारा एक स्टार्टअप कार्य कर रहा है। हरियाणा में अब तक 19 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, जो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न में तब्दील हुई हैं। मुझे ये खुशी है कि राज्य में 50% स्टार्टअप्स, जो हमारी सरकार की एक सोच है, हमारी बेटियां भी यहां पर आकर के उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमने कैसे शुरू किया, कैसे उसके अंदर आगे बढ़े हैं। 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं और उनको वो आगे बढ़ा रही हैं। यह समावेशी विकास का ही प्रमाण है। हरियाणा पहले से ही 250 से अधिक फॉर्च्यूनर, जो 500 कंपनियों का ये घर है। अब लक्ष्य है कि यह पहचान स्टार्टअप को भी मिले, वो भी आगे बढ़ें। और मैंने शुरू में ही कहा है कि आज वो संगम यहां पर बैठा है कि हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, हमारा जो छोटा स्टार्टअप है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, वो आपके सहयोग से है, आपके आशीर्वाद से है। आपके पास वो विजन है, आप उन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था, मैंने ये पीछे भी सुनील जी को, हमारे अधिकारी हैं, अमित जी बैठे हैं यहाँ पर, जो सारा का सारा पॉलिसीज को ये देखते हैं। हमारी ये सोच रहती है कि हम किस प्रकार से हरियाणा के अंदर ये स्टार्टअप्स की ग्रोथ कर सकें। अभी हमने पिछले दिनों बजट के अंदर ये घोषणा भी की थी और उसके लिए हम लगभग 9 जिलों के अंदर हमने जमीन के लिए भी ऐड दे दी है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, हरियाणा के किसी भी कोने से अगर हम बाई रोड चलेंगे, किसी भी कोने से हरियाणा के, तो हम दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लगभग 3.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, किसी भी कोने से हम चलें। आज ये कनेक्टिविटी आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। रोड्स के मामले में छोटे छोटे पैच रह गए हैं, वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैच सीधा यहाँ से एयरपोर्ट से उसका शिलान्यास किया है। 2000 करोड़ रुपया अभी पिछले दिनों उसका जारी किया है कि एयरपोर्ट से सीधा जो दिल्ली से कटरा माँ वैष्णो देवी को रोड जाता है और जिसकी लिमिट दिल्ली से चल करके 6 घंटे में बाई रोड वो कटरा पहुंच जाता है, माँ वैष्णो के दर्शन कर लेता है। उसका एक छोटा सा पैच रह गया था, उस पैच को भी
जोड़ने का उन्होंने कहा है कि इसको हम शीघ्र ही जोड़ देंगे, वो जुड़ जाएगा। परंतु अगर आप देख रहे हैं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 4 लेनिंग से ना जुड़ा हो। हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम इन 11 वर्षों के अंदर हुआ है। और मुझे खुशी है कि हमने बजट के अंदर इस बात को जोर दिया है, हमने घोषणा की है कि हम 10 नई IMT बनाएंगे। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने उसकी जमीन की ऐड भी दे दी है। लगभग हमारे पास 3,500 एकड़ 20,000 एकड़ लैंड हमारा जो ई भूमि पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। लोगों की अनुशंसा आ गई है कि हम यहाँ पर लैंड देने वाले हैं। 20,000 एकड़ अलग अलग IMTs पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने चिन्हित की है। इस IMTs के अंदर हमारे अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे थे कि जमीन को छोड़ करके कोई भी विषय हम सोचते हैं कि जमीन भी आपको वाइबल दाम के ऊपर मिले, और उसको लेकर के, क्योंकि जमीन लगातार, अगर हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम के अंदर लगातार पैक हो रहा है। गुरुग्राम से बाहर निकल गए तो इधर हम रेवाड़ी की तरफ और हम मानेसर की तरफ इधर आगे बढ़े हैं, पूरा का पूरा पैक हुआ है। तो दूसरी तरफ अगर हम बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ देखें तो लगभग वो भी पैक हो रहा है। और अगर हम सोनीपत की तरफ देखें तो सोनीपत भी बड़ी मात्रा के अंदर इंडस्ट्री आ रही है। खरखौदा IMT जिसका जिक्र भी अभी हुआ है, आने वाले समय के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा हब, क्योंकि वहाँ पर EV पार्क और उसके साथ साथ हमारी जो गाड़ियाँ हैं, मिंडा साहब बैठे हैं यहाँ पर, एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पर बन रहा है। और मैं आप लोगों को इस बात से सुनिश्चित भी करता हूँ और आप लोगों से, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने आप लोगों को बताया है कि हमारी सरकार की सोच है कि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। 1 रूफ सिस्टम कि आप अप्लाई करें, हमने उसका समय भी कम किया है कि 12 दिन के अंदर आपको सारी NOCs आपके घर पे आ जाएं। और ये सरकार की हमारी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। मेरे पास अभी कुछ लोग पंजाब से आए थे और वो इस बात को लेकर के मुझे बोल रहे थे कि आप हमें एक पूरा का पूरा जोन दे दें, कि हम एक अलग ही जोन यहाँ से लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने बात भी किया था। हमने कहा था कि आप कहीं पर भी एक बार इनको दे दें, क्योंकि जल्दी ही हम ये ज़मीन जो हमारे ई भूमि के ऊपर आई है उसको हम ज़मीन को ले लें, तो उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप कहीं पर भी हमारे संपर्क हैं, हम आपस में मिलते भी हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। और ऐसे लोग जो हरियाणा के अंदर हमारे इन IMTs के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको आप निसंकोच आमंत्रित करिए। हम पूरी उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। और उसको लेकर के देखिए, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोई डेवलपिंग कोई बात आती है, धीरे धीरे करके उसका सुधार भी होता रहता है और हम गति से सुधार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम के अंदर हमारी पूरी नजर है। कुछ लोग इस बात का वातावरण खराब करने की भी कोशिश करते हैं कि भाई पता नहीं क्या गुरुग्राम के अंदर हो गया। भाई गुरुग्राम की जो विकास यात्रा है, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमारे अधिकारी भी, ऐसा नहीं है, हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं और मजबूती से लगे हुए हैं सभी के सभी।
हम ये चाहते हैं कि गुरुग्राम को जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए, हमारी सरकार का संकल्प है, हम वो सारी सुविधाएं गुरुग्राम के अंदर देने का काम करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं यहाँ पर आया था गुरुग्राम के अंदर और मेरे को हमारे जिला अध्यक्ष कहने लगे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बुला लीजिए, मेरे पास 1 घंटा था। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अब नहीं मिल पाऊंगा, 1 घंटा था, मैंने कहा बुला लीजिए। मैंने उनसे बात किया, जो उनकी समस्या है उनको सुना और सुन करके जो संबंधित विभाग की थी उनको आदेश भी दिए कि आप इनको पूरा कीजिए धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा गुरुग्राम ये डेवलपिंग सिटी है और जिन मानदंडों के ऊपर ये गुरुग्राम बस रहा है वो सारे मानदंड पूरे होंगे। समय लगता है, कोई भी चीज़ है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे सभी, मैंने कहा है कि हमारे जो नेतागण भी हैं, हमारे अधिकारीगण भी हैं, सभी मजबूती से उसके ऊपर लगे। हमारी भी नज़र है, हम भी देख रहे हैं, कहीं अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान है, उसका समाधान कर रहे हैं। परंतु मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, देखिए मैंने कहा है कि गुरुग्राम गति से आगे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान करेंगे कि गुरुग्राम के अंदर CND वेस्ट है, जिन्होंने मकान बना रहे हैं तो जो वेस्टेज निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी पार्क पे या कहीं खाली जगह मिलेगी, वहीं डंप कर देंगे। हमने कहा है, मेरे ख्याल से हमारे दैया साहब बैठे हैं, कितना उठा दिया, 30,000 टन तो उठा दिया, क्योंकि वो डंप लगे हुए हैं। उसके ऊपर कुछ थोड़ा कूड़ा करकट किसी ने गिर दिया, ऐसा महसूस होता है कि ये तो कूड़े का ढेर लग रहा है। CND वेस्ट है वो, और उसको लेकर के हमने जब इसको ऊपर ध्यान दिया, ध्यान दे करके इसको उठा रहे हैं लगातार, और उठा करके जब ये CND वेस्ट चाहे कहीं पर भी है, पार्कों में या कहीं खाली जगह पे है, उसको हम कहीं भेज रहे हैं और उठा करके हमारी सोच है कि कहीं पर भी ये CND वेस्ट ना हो और आगे भी हम इसको सुनिश्चित करें, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। देखिए हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई वेस्टेज निकल रहा है, तो उस वेस्टेज को कहां भेजना है, तो फिर लोगों को भी दिक्कत ना आए। परंतु कई बार तो होता है कि रात में ट्राली झाड़ कर चले जाएंगे तो दिक्कत तो आती है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है उसके लिए। CND वेस्ट है जो, उसको उठा करके हम भेज रहे हैं। मैं आज आप सबको आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि हम सब जो हमारे स्टार्टअप्स और हमारे जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और यूनिकॉर्न्स यहाँ एकत्र आए हैं, मैं आप सबको, क्योंकि एक ऐसा संगम हमने किया है कि हम मिलकर के हरियाणा के अंदर गति से आगे बढ़ें, काम करें और हरियाणा के जिस लेवल के ऊपर हम ले जाना चाहते हैं उस लेवल के ऊपर आप सबके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबको, अभी जो जिक्र भी आया है बीच में AI हब के लिए, मैंने उसको बताया भी है। हमारे एक भाई बीच में बोल रहे थे कि AI हब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टार्टअप्स, ये अनुसंधान को प्रोत्साहन करेगा। हमने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की है कि हम गुरुग्राम और पंचकुला को, 2 स्थानों को AI हब के रूप में विकसित करेंगे, जहां पर राज्य तकनीकी नवाचार का ये केंद्र बने। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमने भविष्य की तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक,
को अपनाने के लिए एक विभाग हमने उसका भी घोषणा की है, जिसको हमारे राज नेहरू जी वो देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। कि आने वाले समय के अंदर हमारे सामने क्या क्या समस्याएं और उसके समाधान, आज से 30 साल के बाद क्या समस्या आने वाली है, उसका समाधान आज हमारे पास होना चाहिए। उसको देख करके योजना बननी चाहिए, उसके बारे में विचार होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, उसकी भी स्थापना हमने की है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा राज्य में जो स्टार्टअप्स नीति 2022 के अंतर्गत हमने स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन भी हमने दिए हैं। हम जल्दी ही मौजूदा जो स्टार्टअप्स नीति का सप्लीमेंट ला रहे हैं, इसमें वर्तमान लाभों की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी और कुछ नए लाभ भी इसमें शामिल किए जाएंगे। हमने राज्य में नए इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित कर रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी बजट के अंदर भी इसकी घोषणा की थी। हमने अभी अपने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी और उसको लेकर के गति से काम हो रहा है। देखिए, धीरे धीरे कोई भी हम कोई बात बोलते हैं उसको धरातल पर उतारना हमारी सरकार का संकल्प है कि जो हम कहेंगे उसको पूरा करेंगे। आदरणीय मोदी जी की यही तो गारंटी है कि जो बोलते हैं उसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करती है। मुझे ये खुशी है कि हमने केंद्र अत्याधुनिक सुविधाएं ये प्रदान करेंगे, जिनमें कोवर्किंग और स्पेस लैब्स और मीटिंग रूम शामिल हैं। हमारे जो स्टार्टअप्स नवाचार वो कर सकेंगे, उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इन इंक्यूबेशन सेंटर्स को वित्तीय लाभों की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ताकि युवा को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने उद्यमिता को संस्थागत रूप देने के और नीति निर्माण में समन्वय के लिए एक समर्पित आयोग, जो हरियाणा स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप कमीशन की स्थापना भी की जा रही है। मैंने अभी पिछले दिनों हिसार के अंदर जो हमारा उद्यमिता दिवस था, उस उद्यमिता दिवस के ऊपर इसकी घोषणा की है कि हम हरियाणा में स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप कमीशन का गठन हम करेंगे, उसके लिए भी हमने बोला है। और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत प्रत्येक जिला में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने एक्सीलेंस सेंटर भी वो स्थापित कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बजट के अंदर भी जो हमारे कृषि से संबंधित जो हमारे एक्सीलेंस सेंटर्स हैं, उसकी भी हमने घोषणा की है। क्योंकि हम जब इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम किसान के को लेकर के भी उतने संजीदगी से काम कर रहे हैं। हमने 3 एक्सीलेंस सेंटर्स हरियाणा के अंदर बजट में खोलने की बात की है। अभी हमारे फ्लिपकार्ट के हमारे भाई बैठे हैं, मैंने इनसे चर्चा की थी। मैं अभी पूछ रहा था कि मैंने कुछ आपको कहा था, क्योंकि हमारी हरियाणा के ये प्रतिष्ठित कंपनी है जो पूरी दुनिया में, फ्लिपकार्ट का नाम है। ये मेहनत है कि एक छोटा काम शुरू किया जो पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम है। मैं इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा कि आपने इतना ऊंचा नाम इसका किया है। और मैं परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करूँगा कि आप इसको और आगे बढ़ाएं। तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि हमारा किसान किन्नू की खेती करता है हिसार में, और आपका बड़ा पूरी दुनिया के अंदर ये इसके माध्यम से आपके स्टोर्स हैं, बड़े बड़े आपके मॉल्स भी हैं, आप उसके अंदर हमारे किसान को अच्छा पैसा मिले उसके लिए व्यवस्था करें। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम इसको करेंगे। और इसको लेकर के हमने अलग अलग इस हॉर्टिकल्चर के अंदर स्ट्रॉबेरी का एक और गुआवा, अमरूद का हमने एक्सीलेंस सेंटर, और उसके साथ साथ हमने जो
हमारा अलग एक क्षेत्र है, उसमें हमने लीची का, कि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर भी हमारा किसान भी इसके अंदर आ सके। और मुझे खुशी है कि हमने राज्य सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 22 स्टार्टअप को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार और माइक्रो फाइनेंस सहायता के साथ राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, ताकि हमारा युवा जब इसके साथ जुड़ेगा, इन प्रतियोगिताओं के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको करने की एक प्रेरणा मिलेगी। और मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किस संजीदगी से हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात का जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चलता है, देश के अंदर हमारे जो इस प्रकार के युवा साथी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनसे प्रेरणा मिलती है, जिसका लाभ समाज को मिलता है, जिसका लाभ देश को मिलता है, ऐसे लोगों के कार्यों को देश के सामने उस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं, जिससे प्रेरणा भी मिलती है। मुझे खुशी है कि हरियाणा नीति आयोग के साथ मिलकर के हमने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर हम स्थापित कर रहे हैं। इससे महिला उद्यमियों को 200 से अधिक जो मेंटर सेक्टर्स विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता के अवसर, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम राज्य में अग्रणी स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर के गुरुग्राम में एक विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन सेंटर हम स्थापित करेंगे। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम स्टार्टअप्स और उद्योग के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इनमें ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, UER-2 एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक हब शामिल हैं। जैसा मैंने बताया भी है कि हमारे अमित जी ने अभी आप लोगों से चर्चा की थी, अभी उसके ऊपर बताया है कि हम एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियों भी हम तैयार कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने वक्तव्य के अंदर बोलते हैं कि हमने सेमीकंडक्टर का हब बनाना है। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं कि दुनिया के अंदर भारत इसमें अग्रणी भूमिका के अंदर आए। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को लेकर के आग्रह करते हैं। आज मैं ऐसे अपने सभी महान उद्योगपतियों के बीच में मैं खड़ा हूं और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेमीकंडक्टर हब बनाने की दृष्टि के अनुरूप बात कर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार भी राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पण नीति तैयार कर रही है। उसके अंदर हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के अंदर करें, ये मेरी आप लोगों से अपील है। और मैं इसके अतिरिक्त हमारा जो लक्ष्य है, गुरुग्राम हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना है, और इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भी एक विशेष नीति बनाएंगे, ताकि लोगों को इसके अंदर दिक्कत ना आए। मैं सभी हमारे जो उद्योगपति हैं से आग्रह करता हूं कि हमारे जो युवा स्टार्टअप्स हैं को बाहरी नहीं बल्कि
बीते कल का अपना ही प्रतिरूप समझें। मैंने कहा है कि आप लोगों को कि जब हमने शुरू किया है, हम कहीं ना कहीं स्टार्टअप से शुरू हुए हैं। हमारे पिताजी ने शुरू किया है, हमारे दादा ने शुरू किया है, हमारे परदादा ने शुरू किया है। अगर हमारी चेन में किसी ने भी शुरू किया है तो कहीं ना कहीं वो छोटे रूप के अंदर शुरू किया है और उसको हमने धीरे धीरे करके एक वट का वृक्ष के रूप में खड़ा किया है, जो एक पहचान है। ये हरियाणा की शान है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि हमारे स्टार्टअप्स को बाहरी नहीं बल्कि बीते कल का अपना प्रतिरूप ही समझे कि हम अपने बराबर में। मैंने जब बात की है कि आप नीचे से बाजू पकड़ करके उसको ऊपर उठा रहे हैं कि वो नीचे है, आपके बराबर में आकर के खड़ा हो जाए, उस दृष्टि से हमने काम करना है। मुझे खुशी है कि आज आप उनका साथ दे करके हरियाणा और भारत का भविष्य ये आप गढ़ेंगे। उनको अगर स्टार्टअप्स को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर ये भारत का भविष्य है जिसको आप गढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं सभी अग्रणी जो हमारे उद्योगों से यह भी आग्रह करता हूं, हमारे जो उद्योगपति आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे ये भी आग्रह करता हूं, क्योंकि आप लोग जब काम करते हैं कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता हो जाए और उस गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए आप कहीं ना कहीं कोई खर्च करते रहते हैं। हमें मालूम है CSR के माध्यम से कहीं आप स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खर्च करते हैं, कहीं हॉस्पिटल में खर्च करते हैं। मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप खर्च तो करते रहते हैं। हमने एक निर्णय किया है हरियाणा के अंदर, अभी पिछले दिनों मैंने कहा उसके ऊपर काम भी हम कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमने फर्स्ट फेज के अंदर निर्णय किया है कि एक एक हॉस्पिटल को हम जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो सारी सुविधाएं उस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध होंगी और जल्दी ही हम फर्स्ट फेज के हॉस्पिटल्स का उद्घाटन भी करने वाले हैं। जो हमारे हॉस्पिटल बने हुए हैं उनका हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो अपग्रेड कर रहे हैं, उनके अंदर जो सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, मैंने पिछले दिनों बैठक ली थी, मैंने कहा कि बारीक से बारीक जगह भी आप ध्यान करिए, उस हॉस्पिटल का टॉयलेट कैसा है उसके ऊपर ध्यान कीजिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधा मिलती है, मेरे हॉस्पिटल के अंदर वो गरीब व्यक्ति को वो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो व्यक्ति सारे इलाज के लिए आते हैं जिसकी आप लोग हेल्प करते हैं। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, सभी जो हमारे उद्योगपति यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप CSR फंड का उदारतापूर्ण आप उपयोग करते हैं, तो इसके अंदर हमारे अधिकारियों ने एक योजना बनाई है। सुनील जी, आप सब लोग अपने अपने तरीके से जहाँ पर भी आप अच्छा समझे भी इस हॉस्पिटल को हम गोद ले लें, आप ले भी सकते हैं, गोद भी ले सकते हैं, या वहाँ पर कोई सामान आप देना चाहें तो वो सामान भी दे सकते हैं। वो लिस्ट बनी हुई है CSR फंड के माध्यम से, ताकि वो गरीब व्यक्ति को जो हम लाभ देना चाहते हैं या जो उसको सुविधा देना चाहते हैं, हमारी सरकार का जो संकल्प है हम उस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। और हमारी सरकार लगातार अभी कल जो शाम को GST की बैठक खत्म हुई, यही तो उसका एक उद्देश्य था, गरीब व्यक्ति को कैसे राहत दी जाए, कैसे उसके जीवन में बदलाव लाया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं, वो कहते हैं कि आजादी के बाद मैं तो देखता हूं प्रधानमंत्री जी कोई वैसे नहीं, वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। अगर देश के लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव आया है। 25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करना, इसके पीछे आप लोगों की बड़ी ताकत है। उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है, कैसे उसको मजबूत सशक्त किया जाए, वो भी आगे बढ़ सके, उसके सपनों को भी पंख लग सके, ये सरकार का उद्देश्य है। और हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके अंदर लगे हुए हैं
और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसके माध्यम से निसंकोच आप अधिकारियों से बात करके जितना भी आप उसके अंदर सहयोग कर सके आप उसमें सहयोग करिए, ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं, देखिए ये हमारा कनेक्ट हुआ हुआ विषय है। अगर स्वस्थ होंगे हमारा उद्योग भी गति से चलेगा, क्योंकि काम करने वाले वही लोग हैं उद्योग के अंदर, और उसके लिए आप लोग कहीं ना कहीं खर्च करते हैं, आप देते हैं। तो अगर उसको ठीक जगह पर वो लगेगा तो उसका लाभ भी आप लोगों को मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विकसित भारत बनाना है, जब देश स्वस्थ होगा तो विकसित भारत में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो गति से बनेगा। और अगर अस्वस्थ हो जाएगा तो विकास की गति भी रुक जाएगी। कितना बड़ा कोई व्यक्ति मजबूत हष्ट पुष्ट हो, अगर बीमारी उसको घेर लेती है तो विकास की गति रुक जाती है। तो उसमें व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसकी चिंता भी हम साथ साथ करते रहें, ऐसा मैं आग्रह आप लोगों से कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर के हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज एक उत्पादक अर्थव्यवस्था की नींव है। आप उत्पादक हैं, इस दिशा में आपका योगदान न केवल अनगिनत जीवन बचाएगा, बल्कि उद्योग और समाज के बीच आपसी विश्वास को भी मजबूत करेगा। मेरा ऐसा आप लोगों से आग्रह है। हरियाणा को नवाचार का हम सब मिलकर के वैश्विक केंद्र बनाएं तथा मिलकर के स्टार्टअप्स के माध्यम से समृद्धि का नया अध्याय हम मिलकर के लिखें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज आप लोगों से जो मिलना हुआ है, आप लोगों से जो बातचीत हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। और आपसे पुनः मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके अनुरूप ये सरकार काम करने वाली है और काम कर रही है, निसंकोच आपको कभी भी कुछ भी ऐसा लगे आप सीधे आकर के भी बात कर सकते हैं। ये सरकार पूरी तरह से आपके हेल्प के अंदर है, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। आप किसी को भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसको भी लेकर के आइए। अभी हमारे मंत्री जी ने बात किया है कि ATL जो इंडस्ट्री है हमारे यहीं गुरुग्राम नू के अंदर जो IMT बना है, उस IMT के अंदर आज उद्घाटन हुआ है और लगातार इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आप लोगों से और गति से आए, क्योंकि जो हमने 10 IMT हम ज़मीन जिसके लिए ले रहे हैं कि हरियाणा ये इंडस्ट्री का हब बने, क्योंकि हमारा हिसार के अंदर आप लोग देख रहे हैं पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर भी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। और वहीं एयरपोर्ट के पास भी हम एक IMT को बना रहे हैं, लगभग 2700 एकड़ 3,500 एकड़ लैंड वहाँ पर है और उसके नज़दीक में एक हब वहाँ पर भी बन रहा है, अलग अलग उसके अंदर, ताकि कनेक्टिविटी की भी और किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों का ना हो। इसके लिए हमारी सरकार संजीदगी से पूर्णतः काम कर रही है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके मार्गदर्शन के लिए। कल का दिन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से बहुत विशेष होने जा रहा है गुरुग्राम के लिए, क्योंकि 28.5 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास कल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी के कर कमलों से होने जा रहा है। तो गुरुग्राम को वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल सिटी के रूप में स्थापित करने में ये तमाम प्रयास बड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत आभार। एक बार खड़े होकर आइए, अभिनंदन वंदन करते हुए आभार व्यक्त करें ऐसी विभूति का जिनके नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, हरियाणा प्रदेश विकसित हो रहा है।